हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रियल फिल्मी इंडिया में। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और चलिए इस मूवी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत में ही फर्नांडो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि ठीक ठाक से अपनी जिंदगी चला रहा था। वह एक कलाकार है और साथ ही साथ जूडो सिखाने का काम भी करता है। हालांकि वो इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको यह महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में बेहतर चीजें लिखी हुई हैं। अब एक रात घर जाते वक्त बारिश होने की वजह से फर्नांडो को एक जगह रुकना पड़ता है। तो वहाँ खड़ा होकर वह सिगरेट पीने लगता है और सिगरेट पीने के बाद वह बड़े ही स्टाइल से सिगरेट को फेंक देता है। वो सिगरेट तैरते हुए एक गटर में चली जाती है जो कि एक बैंक ऑफ रियो के बिल्कुल पास है। अचानक फर्नांडो गटर में जाने का तय करता है और नीचे उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। फिर फर्नांडो सेमेस्टर नाम के अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि एक सिविल इंजीनियर है। फर्नांडो सेमेस्टर के सामने अपना एक आइडिया रखता है जो कि बैंक लूटने का है। सेमेस्टर की जिंदगी में भी पैसों की कमी चल रही है, इसलिए वह बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतनी बड़ी चोरी के लिए हमें गाड़ियाँ और काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से फर्नांडो किसी ऐसे इंसान की तलाश में लग जाता है जो कि इस चोरी के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सके। इसके लिए वह अपने एक दूसरे दोस्त से मिलता है जिसका नाम दिए है। हालांकि जल्दी पता चलता है कि उसके पास भी पैसों की कमी चल रही है, लेकिन तभी वह उससे बोलता है कि तुम मेरे दोस्त मारियो से मिल सकते हो जो कि एक चोर है और मेरे हिसाब से वो तुम्हें पैसे जरूर देगा। अगली सीन में मारियो को दिखाया जाता है जो कि रात के समय किसी ऑफिस में चोरी करने पहुंच जाता है। वो बड़ी आसानी से तिजोरी में रखे पैसे निकाल लेता है और पूरी चोरी के दौरान वो थोड़ा सा भी नहीं घबराता। और इसी तरह हमें पता चलता है कि मारियो के लिए ऐसी छोटी मोटी चोरियां बच्चों का खेल है। अगले दिन वह सब एक कैफे में मिलते हैं और अपना चोरी वाला आइडिया उसको बताते हैं। शुरू में तो मारियो इस चोरी के लिए मना कर देता है, लेकिन फर्नांडो बोलता है कि अगर हमारी चोरी ठीक से हो गई तो तुम्हें पूरी जिंदगी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर मारियो चोरी करने के लिए मान जाता है और फिर फर्नांडो उस जगह पर जाता है जहां वह सिगरेट पी रहा था। फिर वो नापने वाले टेप को बैंक के बाहर बने गटर में डालता है और उसके साथ ही वह मारियो को भी गटर में भेज देता है जिससे वो गटर की गहराई नाप सके। फर्नांडिस अपने कुछ हिसाब किताब लगाने लगता है। बाद में फर्नांडो बताता है कि हम लोग करोड़पति बनने से केवल 18 मीटर की दूरी पर हैं। फर्नांडो मारियो डिबास मिलकर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें चोरी करने के लिए आगे क्या करना चाहिए। वो लोग तय करते हैं कि वो गटर के अंदर से बैंक में जाने के लिए एक सुरंग बनाएंगे, लेकिन तभी यह बात पता चलती है कि बैंक के सभी कमरों में मोशन सेंसर लगे हुए हैं। हालांकि फर्नांडो बोलता है कि मैंने पता लगा लिया है, वह मोशन सेंसर किसी तरह की हलचल पर नहीं चलते, वह सिर्फ तापमान में आए हुए बदलाव को ही पकड़ सकते हैं। इसलिए फर्नांडो ने एक ऐसा सूट बनाया है जिसकी मदद से वह अपने शरीर का तापमान काबू में रख सकता है। और फिर वह बोलता है कि मुझे इन छोटी चीजों की टेंशन नहीं है, मुझे तो इस बात की चिंता है कि हम बैंक में बनी तिजोरियों को कैसे खोलेंगे। इसलिए सभी लोग तय करते हैं कि वो अगले दिन बैंक की जांच करेंगे ताकि वो इस मुसीबत का कोई हल निकाल पाए। और फिर फर्नांडो बैंक के पीछे बनी हुई पार्किंग वाली जगह की फोटोज लेता है और इसके बाद सेमेस्टर के साथ बैंक में चला जाता है। सेमेस्टर इस बात का बहाना बनाता है कि वह उस बैंक में अकाउंट खुलवाएगा और इस सब के दौरान बैंक के अंदर की फोटोज लेता है। बदकिस्मती से उसको ऐसा करते हुए पकड़ भी लिया जाता है। फिर फर्नांडिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदारों ने उसे घेर लिया होता है। फिर वो फर्नांडो को लेकर अंडरग्राउंड में बने एक ऑफिस रूम में उसको ले जाते हैं। वहाँ उसको सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन हम तब हैरान हो जाते हैं जब हमको पता चलता है कि यह सब फर्नांडो का ही एक प्लान था ताकि वह लॉकर वाले कमरों को बड़े ध्यान से देख सके। और इस सब के दौरान पहरेदार फर्नांडो की सभी चीजों की जांच करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए फर्नांडो को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि फर्नांडो ने पकड़े जाने से पहले कैमरे के मेमोरी कार्ड को अलग कर दिया था, इसलिए पहरेदारों को कैमरे में कुछ भी नहीं मिलता। अब बाद में फर्नांडो और सेमेस्टर मिलके बैंक का नक्शा बना रहे होते हैं। सभी नक्शे या तो उन दोनों के दिमाग की मदद से बने हैं या फिर पिक्चर्स की मदद से। नक्शे को पूरा करने के बाद फर्नांडो एक प्लान बनाता है जिसकी मदद से वो लोग एक छोटे कमरे में होते हुए बैंक में पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो एक साइकिल की मदद से गटर और बाइक के बीच की दूरी का पता लगाता है
ऐसा करते हुए वह देख रहे हैं कि साइकिल का टायर कितनी चक्कर में इस दूरी को मापता है। अब अगले दिन फर्नांडो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके उस कोने का पता लगा ही लेता है जहाँ से उनको गटर को खोदना स्टार्ट करना था। तभी पता चलता है कि बैंक में इकट्ठा किए गए सभी पैसों और चीजों का इंश्योरेंस कराया गया है, जिससे लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। बैंक को सभी का पैसा चुकाना पड़ेगा। उसी रात फर्नांडो और उसके साथी गटर में सुरंग बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। अगले दिन वह अल्बर्टो नाम के किसी नए आदमी को चोरी के काम के लिए रख लेते हैं। अल्बर्टो को बोला गया है कि चोरी के बाद वह सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकालेगा, पर फर्नांडो और उसके साथियों को अभी तक इस बात का सोल्यूशन नहीं मिला है कि वो 400 लॉकर्स को कैसे खोल पाएंगे। शुरू में तो वो लोग कहते हैं कि हम ब्लू टॉर्च का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फर्नांडो बोलता है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक लॉकर को खोलने में ही लगभग 1 मिनट से ज्यादा का समय लग जाएगा। अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें कम से कम 7 घंटों की जरूरत होगी। इसलिए फर्नांडो आगे बोलता है, मेरे हिसाब से हमें किसी दूसरे बैंक में जाकर किसी लॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसा करने से हम लॉकर को अच्छे से चेक कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो काम कैसे करता है। अगले दिन मारियो उसी बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में जाता है। लॉकर को खोलते ही वो बड़े ही ध्यान से लॉकर को देखता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मारियो और उसके साथी ने एक वैन चुरा ली है, जिसकी मदद से वो चोरी करने के बाद भागने वाले हैं। अभी वो सब बैठे अल्बर्टो का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और वैन में बैठे दोनों लोग घबरा जाते हैं। उनको लग रहा होता है कि आज तो हम लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन तभी अल्बर्टो और उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर जी, ये दोनों हमारे ही दोस्त हैं। और फर्नांडो और उसके सभी साथी स्वयं खोदने का काम में लग जाते हैं। एक दिन अचानक उनके साथ एक हादसा होता है। उनकी ड्रिल मशीन टूट जाती है, लेकिन फर्नांडो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि हम नई ड्रिल खरीद लेंगे। लेकिन मारियो उस बात पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यार, मैं इस चोरी के लिए कितना पैसा दूंगा, मैंने इस चोरी में पहले ही बहुत सारा पैसा लगा दिया है। उसी रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और दोनों साथ में लेटकर तारों को देख रहे होते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, तारों से लाइट को हमारे पास पहुंचने में करोड़ों साल लग जाते हैं। हमें यहाँ से देखने में लगता है कि यह स्टार्स अभी भी वही हैं, लेकिन असल में वो खत्म भी हो चुके होते हैं। अब यह बात सुनकर फर्नांडो को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से मारियो के घर पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे चोरी करने का सबसे बढ़िया तरीका मिल गया है। वो आगे बोलता है कि जैसा कि हमें पता है कि बैंक की हमेशा ही सुरक्षा होती रहती है, चाहे वह खुला हो या बंद हो, लेकिन सभी बैंक्स में अलग अलग समय पर अलग अलग लेवल की सुरक्षा होती है। कैश की चोरी को बचाने के लिए बैंक में बहुत अच्छे से सिक्योरिटी रखी गई है, जिसकी वजह से सुरंग वाली चोरी काफी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर दोनों चोरी साथ में की जाए तो मतलब कि अगर कैश की चोरी ऊपर से की जाए और लॉकर्स के सामान की चोरी सुरंग से की जाए तो बैंक की सिक्योरिटी थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। और दूसरी तरफ बांटो पार्किंग का गेट बंद करने चला जाता है और थोड़ी देर में पुलिस बाहर पहुंच जाती है और यह देख के फर्नांडो एक आम आदमी को पकड़ लेता है और उसको अपनी बंदूक की नोक पर रख लेता है। वो पुलिस वालों को धमकी देते हुए बोलता है कि अगर तुम में से किसी ने भी अंदर आने की कोशिश करी तो मैं इस आदमी को जान से मार दूंगा। और फर्नांडो वापस बैंक में पहुंच जाता है और अपने सभी साथियों को बताता है कि उनके मिशन का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। अब यह बात सुनते ही मारियो एक औरत को पकड़कर सीसीटीवी वाले कमरे में बैठ जाता है और फिर वह बोलता है कि अगर तुम हमारे सामने नहीं आओगे तो हम इस औरत को जान से मार देंगे। ना चाहते हुए भी सिक्योरिटी गार्ड को बाहर आना पड़ता है। मारियो उसकी बंदूक और मोबाइल फोन ले लेता है, फिर इस गार्ड को बाहर भेज देता है। अब बैंक के सभी कैमरास को बंद कर दिया गया है। फर्नांडो एक छोटे से कमरे में जाता है और वहाँ रखी एक चीज को धक्का मार के एक तरफ करता है। सुरंग से होते हुए वे वेस्टर्न दीवार तोड़ता है। अब वे भी बैंक के अंदर पहुँच चुके हैं। अब दोनों अपनी गाड़ी से कुछ काम का सामान निकालते हैं और लॉकर वाले कमरे में जाते हैं और अपनी मशीन लगाना शुरू करते हैं। अब हमें फ्लैशबैक में कुछ दिखाया जाता है कि सेमेस्टर ने एक मशीन बनाई थी जिसकी मदद से वो एक लॉकर को 7 सेकंड में तोड़ सकते हैं और सर वेस्टर्न और फर्नांडो ने सभी लॉकर्स को तोड़ना शुरू कर दिया है। इसीलिए सभी लोग अपनी गाड़ियों पर टाइम सेट कर देते हैं। इस सब के दौरान पुलिस वाले, मीडिया और बैंक में फंसे आम लोगों के परिवार वाले बैंक के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस वालों का हेड अंदर से आए पहरेदार से बातचीत कर रहा है और पता लगाने की कोशिश में लगा हुआ है कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ जब वह लॉकर्स को तोड़ने के काम में लगे हुए होते हैं तभी उन लोगों को छत के ऊपर आए पुलिस वालों की आवाज आती है। पुलिस वाला पहरेदार के फोन पर कॉल करता है ताकि वो अंदर के चोरों से बात कर सके, इसलिए वो मारियो से फोन पर बात करता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये दिखाया गया है कि फर्नांडो ने इस तरफ की मुसीबत का सामना करने का इसलिए उसने सबको सिखाया था कि पुलिस वालों के साथ कैसे समझौता करना है
और उनके साथ वह कैसे गेम खेल सकते हैं। फिर फर्नांडो पुलिस वालों से बात करता है और बोलता है, अगर तुम छत के ऊपर से पुलिस वालों को नहीं हटाओगे तो मैं बैंक में फंसे सभी लोगों को जान से मार दूंगा। पुलिस वाले इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन वह फिर भी 2 कमांडोज को पास वाली बिल्डिंग में भेज देते हैं। पुलिस वाला मेरे से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जिसके जवाब में मारियो बोलता है कि मैं इस शहर के सरकारी अफसर से बात करना चाहता हूँ। और पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मिनिस्टर साहब से करवा देंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटे की जरूरत पड़ेगी। ये सब करने के दौरान फर्नांडो और सेमेस्टर ने बहुत सारे लॉकर्स को खोल दिया है, जिसमें बहुत सारा पैसा, सोना और ऐसी बहुत सी कीमती चीजें रखी गई हैं। बाहर पुलिस वाले इस चोरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। अंदर उनके हिसाब से बैंक में जाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो वो लोग मेन गेट से जा सकते हैं या फिर पार्किंग वाले गेट के रास्ते से। लेकिन पुलिस वालों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि बैंक में बंदी बनाए गए लोगों को कहाँ रखा गया है। पुलिस वालों को तो अभी भी यही लग रहा है कि यह एक छोटी मोटी चोरी है। कुछ देर बाद पुलिस कैप्टन दोबारा मारियो से दोबारा फोन पर बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम नहीं बच पाओगे। वो आगे बोलता है कि वैसे भी तुम लोगों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए हम तुम लोगों को बड़ी सजा नहीं देंगे। पुलिस वाला साथ ही साथ बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए एक वकील का इंतजाम भी कर लूंगा और तुम जल्दी छूट जाओगे। जिसके जवाब में मारियो बोलता है कि मैं इस बात को अपने साथियों के सामने रखूंगा और इसके बाद ही कोई जवाब दूंगा। अब तक फर्नांडो और सेमेस्टर ने बहुत सारे लॉकर्स तोड़ दिए हैं और दूसरी तरफ पुलिस बाहर खड़ी है, जो कि कुछ भी नहीं कर पा रही। अचानक ही बैंक में पकड़े गए कुछ आम लोगों में से एक बूढ़ी औरत का फोन बजता है। वो बताती है कि आज मेरा जन्मदिन है। अब मारियो उस आंटी का जन्मदिन की बधाई देता है और किसी दूसरे बंदी से चॉकलेट लेकर आंटी को देता है। अब बाहर बिल्डिंग में बैठे हुए स्नाइपर्स देख रहे होते हैं कि अंदर तो बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। इस बारे में स्नाइपर कैप्टन को बताता है। यह बात सुनकर कैप्टन हैरान हो जाता है कि यह कर क्या रहे हैं। अब जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर मारियो बूढ़ी औरत को बाहर भेज देता है। अब मारियो खिड़की के साथ खड़ा होता है और पुलिस वालों से बात करने लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल जेल में गुजारे हैं, इसलिए मैं तभी अपने आप को तुम्हारे हवाले करूंगा जब मंत्री जी मुझसे वादा करेंगे कि मुझे ज्यादा बड़ी सजा नहीं मिलेगी। यह सुनकर पुलिस वाला स्नाइपर को गोली चलाने से मना कर देता है और तब तक मारियो भी खिड़की से दूर चला जाता है। तब पता लगता है कि यह तो बस एक टेस्ट था कि पुलिस वाला सच में गोली चलाते भी हैं कि नहीं। जल्दी मंत्री जी वहां पर आ जाते हैं और मारियो से बात करते हैं। हालांकि बात करते हुए मारियो मंत्री जी को बहुत सारी बातें बोलता है और फिर उससे बात करने से मना ही कर देता है। वो बोलता है कि मुझे किसी मंत्री से बात नहीं करनी, मुझे तो बस अब अपने वकील से बात करनी है। लेकिन जब पुलिस वाला मारियो के वकील का फोन नंबर मांगता है तो वकील का नंबर देने की जगह मारियो बैंक में बंदी बनाए गए किसी इंसान का फोन नंबर देता है। अब मारियो अपनी आवाज बदलकर ताकि पुलिस वाला उसको वकील समझे, इस तरह वह अपने साथियों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाता है। इसके बाद मारियो बंदी बनाए गए सभी लोगों को पहली मंजिल पर जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ फर्नांडो और बाकी लोग अपनी लूट की चीजें बैंक के बाहर निकालने की कोशिश करने में लगे हुए होते हैं और मारियो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है, जिससे पुलिस वालों को शक होता है कि यह चोर सच में अपने आप को हमारे हवाले करने की सोच रहे हैं कि नहीं, कहीं वो लोग कुछ और ही चाल तो नहीं चल रहे। तभी पुलिस वाले का ध्यान गटर पर पड़ जाता है और वो समझ जाता है कि चोरों ने बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ सारा लूट का सामान एक छोटी नाव में चढ़ाने के बाद फर्नांडो सभी हथियार बैंक में ही छोड़ देता है और तब एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सभी हथियार तो बच्चों के खिलौने हैं, क्योंकि फर्नांडो किसी भी आम इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिरकार मारियो बंदी बनाए सभी लोगों को पहली मंजिल पर छोड़कर वहां से चला जाता है। ऐसा होते ही बंदी बनाए गए सभी लोग अपने फोन उठाते हैं और अपने घर वालों को फोन करते हैं। पुलिस वालों को कैप्टन जल्दी से एक पुलिस के दल को कटर में भेजता है और दूसरी तरफ बैंक में फर्नांडो और मारियो जल्दी से सभी सबूतों को खत्म कर देते हैं और फिर वह दोनों भी नाव पर चले जाते हैं। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें फर्नांडो बता रहा होता है कि इस बात के बहुत सारे चांसेस है कि पुलिस वालों को गटर के बारे में पता लग सकता है, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा डैम बनाया है ताकि गटर के अंदर काफी सारा पानी इकट्ठा हो जाए। ऐसा होने से वो लोग मोटर से चलने वाली बोट का इस्तेमाल करके दूसरी दिशा में भाग सकते हैं। दूसरी तरफ पुलिस का कैप्टन एक छोटे से कमरे में पहुंचता है और तब उसको एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है। उस सुरंग के ऊपर एक बॉम्ब भी लगाया गया है, लेकिन पुलिस वालों को जल्दी पता लग जाता है कि वहाँ लाए गए सभी हथियार बिल्कुल नकली हैं। लेकिन अब तक पुलिस वाले बहुत लेट हो चुके हैं।
सभी चोर वहाँ से भाग चुके हैं। अब फर्नांडो और उसके सभी साथी अपने लूट का सामान लेकर बाहर जाते हैं और आखिर में अपनी सभी गाड़ियों को जला देते हैं। और अब सभी लोग मिलकर अपने लूट का सारा सामान आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। और अब दिखाया जाता है कि काफी महीने गुजर जाते हैं और सभी चोर अपनी जिंदगी के सबसे मजेदार दिन गुजार रहे हैं। लेकिन एक दिन अल्बर्टो की पत्नी को पता लग जाता है कि अल्बर्टो का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। उसकी पत्नी इस बात से इतना गुस्सा हो जाती है कि पुलिस वालों के पास जाकर बता देती है कि बैंक में चोरी मेरे ही पति ने की थी। ये क्या औरत है भाई। इसकी वजह से एक के बाद एक करके सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या आपका भी किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है? और अगर अफेयर चल रहा है तो क्या आपकी बीवी आपको पुलिस वालों से पकड़वा सकती है? तो चलिए मुझे इसके बारे में कमेंट में बताइए। अब पता लगता है कि फर्नांडो ने इस मुसीबत का सामना करने के लिए भी एक प्लान बनाया था। अगर उनको कभी पुलिस पकड़ लेगी तो उन्हें क्या करना होगा। उसने जानबूझकर ये बोला था कि वो सभी नकली हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और इस वजह से उन लोगों को बड़ी सजा नहीं मिली। फर्नांडो ने साथ ही साथ यह भी सोचा था कि वो लूट का कुछ हिस्सा छुपा कर रख लेंगे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बैंक कभी भी लॉकर्स में रखी हुई चीजों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखती। बैंक को पता लग जाता है कि चोरी $25 बिलियन की हुई थी, लेकिन पुलिस को बस $1.5 मिलियन ही मिलते हैं। अब 8 किलो सोना और कई सारी चीजें जो कि लॉकर में रखी गई थी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए कोई भी फर्नांडो और उसके साथियों पर कोई केस नहीं कर सकता, जिसका मतलब यह हुआ कि फर्नांडो और उसके साथी एक छोटी मोटी सजा के बाद अपनी जिंदगी में मजे लेने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों यह मूवी खत्म होती है। अगर दोस्तों आपको यह मूवी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।